हम लोगों का मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से हम बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है। जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो। सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। आइए कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके। तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं।
हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर, वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर, जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा, और जो प्रोडक्ट है सर, तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है, क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं, तो जैसे शहरी भागों में तो है, लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें हैं, जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है, वहाँ के जो पानी है बारिश का, वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर, कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं, और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सर धन्यवाद, सर धन्यवाद. मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला. म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन, असं मी समजते. बस सेवा करा. चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है. धन्यवाद जी. नमस्कार. धन्यवाद सर, धन्यवाद. साथियों, चाहे सुनीता जी हो या कल्याणी जी, अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है. मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिट की हृदय से सराहना करता हूं. मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है. मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है. कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है. इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है. आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है. चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है. यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं. जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है. आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है. साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं. उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसीजन ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है. इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है. बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. देश के कई टाइगर रिजर्व में
इसका उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित गरुड़ ऐप को किसी सीसीटीवी से कनेक्ट करने पर रियल टाइम अलर्ट मिलने लगता है। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और समृद्ध हो रही है। साथियों, भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। अगर आप कभी महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व जाएंगे तो वहां स्वयं इसे अनुभव कर सकेंगे। इस टाइगर रिजर्व के पास खटकली गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। उनके यहाँ रुकने वाले पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम उनका परिवार ही करता है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गाय भैंस तक ही रुक जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिशा के कालाहंडी में बकरी पालन गांव के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इस प्रयास के पीछे जयंती महापात्रा जी और उनके पति बीरेन साहू जी का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बेंगलुरु में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे, लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर कालाहंडी के सालेभाटा गांव आने का फैसला लिया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी हो, साथ ही वो सशक्त भी बने। सेवा और समर्पण से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने माणिकस्तु एग्रो की स्थापना की और किसानों के साथ काम शुरू किया। जयंती जी और बीरेन जी ने यहाँ एक दिलचस्प माणिकस्तु गॉट बैंक भी खोला है। वे सामुदायिक स्तर पर बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बकरियां हैं। माणिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए किसानों को 24 महीने के लिए 2 बकरियां दी जाती हैं। 2 वर्षों में बकरियां 9 से 10 बच्चों को जन्म देती हैं। इनमें से 6 बच्चों को बैंक रखता है, बाकी उसी परिवार को दे दी जाती हैं जो बकरी पालन करता है। इतना ही नहीं, बकरियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। आज 50 गांवों के 1000 से अधिक किसान इस दंपत्ति के साथ जुड़े हैं। उनकी मदद से गांव के लोग पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल प्रोफेशनल्स छोटे किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमो धर्मः, यानी दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में
अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है, बहुत गरीब समुदाय रहा है। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8,000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। इससे जरूरी संसाधनों तक गांव के लोगों की पहुंच और बेहतर हुई है। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने 100 से अधिक मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। जब कोरोना का महासंकट सिर पर था, तब भीम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जुटे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो यह एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही मददगार साबित होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की सुंदरता, यहाँ की विविधता और हमारी संस्कृति के अलग अलग रंगों में भी समाहित है। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसे सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे। इनमें से बड़ी संख्या उनकी भी है जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मोहम्मद मानशाह जी पिछले 3 दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं। वे गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं जो कि एक जनजातीय समुदाय है। उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे। इस तरह की चुनौतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ। साहित्य क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है कि इसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है। इनमें कविताएं और लोकगीत भी शामिल हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसू जी एक टीचर हैं। उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना अहम योगदान दिया है। यह भाषा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उन्होंने एक लैंग्वेज स्कूल बनवाने का काम किया है। इसके वांचो भाषा की एक लिपि भी तैयार की है। वो आने वाली पीढ़ियों को भी वांचो भाषा सिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके। साथियों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नृत्यों के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में जुटे हैं। कर्नाटका के वेंकप्पा अंबाजी सुगेटकर, उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादायी है। यहाँ के बागलकोट के रहने वाले सुगाटकर जी एक लोक गायक हैं।
इन्होंने 1000 से अधिक गोंधड़ी गाने गाए हैं। साथ ही इस भाषा में कहानियों का भी खूब प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने बिना फीस लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है। भारत में उमंग और उत्साह से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध बना रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए, कुछ अपना करने का प्रयास करिए, आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 दिन पहले मैं वाराणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार फोटो प्रदर्शनी देखी। काशी और आसपास के युवाओं ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो अद्भुत है। इसमें काफी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो मोबाइल कैमरे से खींची गई थी। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है। लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। भारत के हमारे युवा साथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे। टूरिज्म हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा, इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौजूद है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। यह कॉन्टेस्ट माईगॉव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को
मोटिवेट करे। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था। सुझाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो YouTube शॉर्ट्स के रूप में शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे शॉर्ट्स को खूब शेयर करें। साथियों, जब अगली बार आपसे संवाद होगा तो फिर नई ऊर्जा, नई जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Germany. Welcome. Antony Blinken, Secretary of State, the US.